हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज के ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हम आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो मॉडल हैं, लेखिका हैं, संपादक हैं और बहुत ही जिम्मेदार गृहिणी हैं। आप हैं डॉक्टर स्वीट एंजल जी। स्वीट एंजल जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में अभिनंदन है। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। हमारे दर्शक आज आपको देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं क्योंकि बहुत वर्षों से आपका हमारे दर्शक इंतजार कर रहे थे। अरे पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया, धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि सूत्रों से पता चला है कि आपने हिंदी में पीएचडी की हुई है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को हिंदी भाषा में ही कोई ऐसी रचना, कोई संस्मरण या कोई ऐसा डायलॉग सुनाए जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। तो मैं ट्रू मीडिया के स्टूडियो में बैठी हूँ और ओम प्रकाश प्रजापति जी मेरे समक्ष हैं, तो मैं इन्हीं के लिए ही 4 लाइन बोलना चाहूँगी। वाह 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 कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। आहा। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफज नफज में बिखरना कमाल होता है। वाह। और बुलंदियों पर जाना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जितने समय से मैं आपको जानती हूँ तो आपकी निरंतर जो प्रगति है, जो उसका आपका ग्राफ है, वो चढ़ता जा रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देश के सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रकार, जर्नलिस्ट और हमारे हिंदी प्रेमी, जो भी आप चाहते हैं, कवि, लेखक, वो आप बने। मेरी शुभकामनाएं। आपकी पैनी नज़र को सलाम करता है ट्रू मीडिया। और ऐसे मौके पे मैं, चूंकि देश में और समाज में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है जी, वो धर्म, विज्ञान जी, और साथ में आपकी भावनाएं जी, उन सबका जो तालमेल और सम्मिश्रण है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक सही अनुपात में, जो नहीं हो पा रहा है जी। तो ऐसे में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने क्या कहा था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म, दीप्त विज्ञान जी। इसका मतलब यह है कि लाइफ को प्रकृति, धर्म, विज्ञान के साथ हम बैलेंस करके चलेंगे, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, तभी हमारा लिखना पढ़ना सार्थक हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वीट जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि आप क्यान फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो हम जानना चाहेंगे, हम और हमारे दर्शक, कि क्यान फाउंडेशन आखिर करता क्या है। देखिए, मैं लगभग 5 वर्ष पूर्व क्यान फाउंडेशन से जुड़ी, जब मैं आगमन में को-फाउंडर थी। उसी समय अशोक गुप्ता जी से हमारा परिचय हुआ था और आगमन के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सेवक के रूप में वो उभरे। उसी समय क्यान फाउंडेशन की नींव रखी गई और इसके साथ अद्विक पब्लिकेशन की भी नींव रखी गई थी। तो मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा कौन सा गुण या काबिलियत ऐसी देखी कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जी। पर मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ महसूस की जी। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है, समाज सेवा से शुरू हुआ कि जैसे वृद्धाश्रम में जाकर जो विधवाएं हैं, हमारी बहनें, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें जाकर सहारा देना, चाहे वस्त्र के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, कोई और उनकी जो जरूरत है, जरूरत की सामग्री के अनुसार। हाँ जी। ऐसे ही बच्चों के लिए किताबें मुहैया कराना और भी सामग्री, उनकी फीस वगैरह भी देनी। तो ये सारे उसके साथ साथ प्रकाशन में भी आए जी। अद्विक पब्लिकेशन से शायद आप भी थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं जी। तो उसमें हम किताबें छपती हैं। अभी हमने तो साहित्य आज तक में ये शुरू हुआ था। तो साहित्य आज तक में जब स्टॉल लगा तो मैं देख रही थी कि जितने युवा थे जी, सभी वर्ग के लोग थे, सभी आयु के लोग थे, पर युवा वर्ग ज्यादा थे, स्टूडेंट्स ज्यादा थे जी। तो उनको देखकर ये अच्छा लगा कि युवा जो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे रहना पसंद करते हैं, इतनी उनकी फास्ट गति हो गई है, उनकी तीव्र गति हो गई है, किताबों से प्रेम कम है, तो किताबें जैसी धीमी गति वाली साधन भी उनको आकर्षित करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारे युवा और हमारे दर्शक इस चीज़ का लाभ उठाएंगे, क्यान फाउंडेशन से जुड़ेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी और लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दूर दराज से लोग आए थे और साहित्य आज तक से अपने अच्छे युवाओं को जोड़ा। हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि देश की अनेक संस्थाओं ने, देश की गरिमामयी संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। आपको कैसा फील किया और कौन कौन से सम्मान आपको प्राप्त हुए? देखिए, अगर सम्मानों की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है उसकी, सूची बहुत लंबी हो जाएगी। अलग अलग चुनिंदा सम्मान। चुनिंदा में मुझे राष्ट्रीय लेखिका का सम्मान मिला था। वाह, जो सबसे मेरे लिए अनमोल है। बधाइयाँ। और उसके बाद तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे मैं किसी पद पर कार्यरत नहीं हूँ
और पद पर कार्यरत होना हम मानते हैं जब हमें सैलरी मिलती है। जी 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 जी। ठीक है, वैसे तो हम बहुत सारे काम करते हैं, तो जब एक होम मेकर होने के नाते आप घर में रहते हो और अपनी लीस्ट प्रायोरिटी, एक तो होता है आपका सबसे प्रायोरिटी होती है काम के लिए, क्योंकि मेरे साथ बच्चों का, इन लॉज का, हस्बैंड का, घर का पूरा जिम्मेदारी उठाई है मैंने, पूरा कर्तव्य मेरे निर्वहन किया है मैंने। हमने दर्शकों को बताया है कि गृहस्थ जीवन की बड़ी जिम्मेदारी महिला है। हाँ, वो मतलब हर मेरी बहन होगी जी, लेकिन होती भी है, मैं देखती हूँ बहुत अच्छा कर रही हैं वो जी। लेकिन उसके साथ साथ इस फील्ड के लिए मैंने यही चुना कि मेरी जो मुख्य भूमिका मेरे घर में रहे एज ए गृहिणी, परिवार के लिए जी जी। उसकी वजह से मेरे बच्चे या मेरे लॉज या मेरे माता पिता समान, हाँ जी, वो नहीं सफर करें। वाह वाह। मैं नहीं चाहती थी कि वो कल को ये बोले कि तुम सारा दिन किताबों में उलझी रहती हो और घर नहीं देख पाती जी, जी, तो जी। ये मेरा मोटिव नहीं था। ये अच्छी बात है कि जो गृहिणी होती है उनके घर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा में जुड़े रहते हैं, उनको समय पर भोजन चाहिए। देखिए, एक आयु ऐसी होती है ना, माँ का जो एक रोल होता है बच्चे के जन्म से लेके और जब तक वो किशोरावस्था पार ना कर ले जी, उसके बाद पिता की भूमिका शुरू होती है। क्या बात है, क्या तो बात वो है। भूमिका मैं नहीं चाहती थी कि कहीं भी बड़े होकर बच्चे कहें कि माँ तुम उस वक्त हमारे साथ नहीं थी, आपने ये नहीं किया और वो नहीं किया। वाह वाह, बहुत अच्छी आपकी दूरगामी सोच को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि परिवार के लिए रिश्तों की बात की, तो हम जैसा कि हम और सनातन धर्म में सभी जानते हैं कि जो रिश्ते होते हैं, जो पति पत्नी का वैवाहिक रिश्ता होता है वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ होता है, वो स्वर्ग से बनकर आता है। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि उन्हीं रिश्तों में दरार पड़ के हमारे देश के न्यायालयों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कारण हो रहा है? कारण इसके बहुत सारे कारण हैं जी। कुछ कारण हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो ये सुनकर उन कारणों को जोड़े ना या उसमें सम्मिलित ना हो। देखिए, हिंदी में जी, हिंदी भाषा में जी तलाक कोई शब्द है ही नहीं जी। वाह। ये उर्दू मुगल से आया है या डाइवोर्स इंग्लिश से आया है जी जी। आप मुझे डिक्शनरी में दिखा दीजिए अगर तलाक की कोई हिंदी में कोई शब्द हो तो। वाह। तो हमारे धर्म में ये नहीं होता। हमारे यहाँ आपने कहा स्वर्ग से बनकर आते हैं जोड़े जी, और एक नहीं 7 जन्मों का साथ बताते हैं ये जोड़े जी, बिल्कुल। तो पास्ट कर्म, पिछले कर्मों में जो साथी रहे हैं, हम स्त्रियां व्रत रखती हैं, पूजा रखती हैं सिर्फ उनकी मंगल कामना के लिए, और ये भी सोचती हैं कि हमें 7 जन्म तक यही जीवन साथी मिले। तो इसके पीछे बहुत बहुत गहरा साइंस है, बहुत गहरा विज्ञान है जी। ये सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई नहीं कहता। पर अब क्या हो गया है, हमारे टाइम में मैं बताती हूँ, 2 दशक पहले, 2.5 दशक पहले हम लोगों को माता पिता ये कहते थे जीना है, मरना है, पति के घर रहना है। क्या बात है। डोली गई है तो अर्थी ही वापस आएगी। क्या बात है। बहुत खुले शब्दों में जो समाज में कहा जाता है जी। पर धीरे धीरे मैंने देखा इस दशक में कम 5-7 साल में इतनी तेजी से बदला है जी, कि मेरी उम्र की हर माँ ये चाहती है उसकी बेटी आत्मनिर्भर बने जी, कि जो परेशानियां हमने झेली वो उनकी बेटी ना झेले। और परेशानी कौन सी, कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता था मेरी पीढ़ी की महिलाओं को जी, कि अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हमें इतना नहीं सहना पड़ता, हमें इतनी गुलामी नहीं करनी पड़ती परिवार की, हम स्वतंत्र होते जी। आज हमें 4 दिन के लिए गर्मियां हो रही हैं, दिल्ली में मनाली भी जाना है तो मैं नहीं जा सकती अपनी सहेलियों के साथ जी, जी, जब तक परिवार नहीं साथ चले जी जी जी। तो ये सारी चीजें देखकर मेरे उम्र की सारी महिलाएं, मुझसे भी बड़ी माताओं ने ये सोचा कि बेटियां आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत तेजी से अब पहले ये रेशो 10%, 20%, 30% होते होते अब 100% आ गया है। जैसे बचपन से सोचते थे ना लड़का या तो पापा का बिजनेस संभालेगा या नौकरी करेगा, वैसे ही अब लड़कियों के साथ होता है कि इसको इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स कराना है कि पहले ये आत्मनिर्भर होगी जी, नौकरी करेगी या बिजनेस करेगी, कमा के लाएगी, उसके बाद इसके विवाह की सोचेंगे। ठीक है। उससे क्या हुआ जी, नहीं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई जी, 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 इससे क्या होता है, एक तो लड़की की उम्र जहाँ हमारे यहाँ 18, 17 या 20 वर्ष तक की उम्र कर देते हैं, हाँ, शादी के लिए विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। आज 28, 30, 32, 35 साल तक भी लड़कियों की शादी नहीं होती जी, जी, क्योंकि वो पहले पढ़ाई करती है जी, फिर कैरियर के लिए जुड़ती है जी। तो आधी उम्र माँ बाप के घर बिता ली और स्वतंत्रता के साथ, तो फिर इस उम्र के बाद वो क्यों किसी के साथ बन के रहना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच के कि पैसे नहीं है, ये चीजें सोच के हम बहुत सारी चीजें मन में मार लेते थे
कि पति से मिलेंगे या सास से मिलेंगे जी। लेकिन उन लड़कियों के पास पैसा भी होता है तो वो क्यों दबेंगी? नहीं, आप इसको दबना कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस पुरुष की तो पीड़ा सुनिए, उस पुरुष की तो पीड़ा देखिए जिसके घर में बाहर से एक लड़की विवाह होकर आती है, उनके परिवार को संभालती है, उनके वंश को चलाती है, सब करती है। लेकिन जो महिला है जो इस तरह का विचार रखती है, वो बातें अपने माँ बाप को कर देती हैं, कह देती है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, समाज में अनेक मंचों पर इस बात को कह देती है। वो पुरुष क्या करे? वो पुरुष क्या सजा लेकर आया है कि उसे माँ पिता को भी देखना है, माता पिता को देखना है, पत्नी को भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ओवर टाइम भी करना है, सोना भी है, फिर उसे गुलामी शब्द क्यों दिया जाता है? नहीं, पहले मैं इसी दशक से पहले के दशकों की बात कर रही हूँ। उस समय महिला स्त्री जो होती थी वो 90% अगर दुख रही है, झेल रही है, दब रही है, या जो आपने कहा कि, लेकिन आजकल लड़के ज्यादा दुख झेल रहे हैं। हाँ, मैं इसी पक्ष पर आ गया। माएँ घबरा रही, पहले बेटा पैदा करना माँ की प्रायोरिटी होती थी। जी। वो कहती थी कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पर आजकल औरतें घबरा रही हैं कि बेटा होगा तो बहू आएगी तो मुझे उतना और ज्यादा मैं बंधन में बन जाऊंगी, वो लड़की नहीं संभाल पाएगी घर को, नहीं संभाल पाएगी या नहीं संभालेगी, क्योंकि उसकी परवरिश अब और तरीके से हो रही है, दूसरे तरीके से होकर आ रही है। और यही कारण है कि जब तू मैं के सब परिवारों में होती है, जब चार बर्तन खटकेंगे, लेकिन पहले लड़की के माँ बाप ही कह देते थे कि भैया अपना घर संभालो, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज लड़की की माँ ही फोन कर करके 4 बार पूछती कि तुम्हारी रसोई में आज क्या बना है, या आज तुम क्यों खाना बना रही हो, या तुम गर्मियों की छुट्टी हो गई तुम घूमने क्यों नहीं गई, या ये मूवी रिलीज हुई तो गई कैसे नहीं। जी। क्या आप इस व्यवस्था को उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अनुचित है। देखिए, बैलेंस होना चाहिए जी। उस बिटिया पहले भी बैलेंस नहीं था जी। पहले लड़कियां पीड़ित होती थी जी, अब सासू माएँ ज्यादा पीड़ित हो रही हैं जी। बहुत ही कम गृहस्थियों में बैलेंस बन रहा है, जहाँ पे पुत्रवधू और माता रानी जो हमारी सासू मैया है वो बराबर मेल जोल से तालमेल से रह रही हैं, बहनों की तरह रह रही है, माँ बेटी की तरह रह रही है। ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि या तो थोड़ा सा अनुपात में हो, माएँ बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें, ना लड़की की ना लड़के की, या तो उनको अकेला छोड़ दिया जाए, या फिर लड़कियों को इतनी समझ आए कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो भी हमारा घर है, वो उन्हीं का घर है, उन्हीं नहीं अभी तक तो नहीं समझ पाती ना, वो तो किसी तीसरे घर को बसाने के लिए है कि हमारे पास पैसे, हमारा पति भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, हम अपनी गृहस्थी अलग बसाएंगे। लेकिन जबकि परिवार इतने सिमट गए हैं कि ना उनकी अब आजकल नंद होती है ना देवर जेठ होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके आने वाली जो पीढ़ी होती है वो तो फिर परेशान में रहती है। उस पीढ़ी को ना तो संस्कार मिल पाते हैं, ना संस्कृति मिल पाती है। अब क्या होता है, अगर वो लड़कियां अलग रहती हैं जी तो पोते पोतियां जी दादी से ही पलेंगे, दादी से पलेंगे। तब ये प्रश्न आता है कि वो उनको कहाँ बालगृह में भेजा जाए, जी क्रैश में भेजा जाए, जी ठीक है, डे बोर्डिंग में भेजा जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ फिर वही आ रहा है कि उस पीढ़ी को, उस बालपन को वो संस्कार कैसे मिलेंगे? वो नाना नानी कहानी सुनाते थे, दादा दादी कहानी सुनाते थे, अपने अनुभवों को शेयर करते थे उन बच्चों से, बच्चे उन अनुभवों से सीखते थे कि दादा ने ऐसे कहा था, दादी ने ऐसे कहा, नाना ने ऐसे कहा। लेकिन अब तो सारा परिवेश ही बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, व्यक्ति की उम्र कम हो रही है। ये कहाँ देश आके रुकेगा? क्या होगा इस संसार का, ये जब इस मानव जाति का क्या होगा? जैसे धीरे धीरे ये सोच बदली ना कि आत्मनिर्भर होकर ही लड़की का विवाह हो, ठीक है, शायद ये भी सोच धीरे धीरे फिर से अपने ट्रैक पर आएगी और अनुपात में संतुलन होगा जी कि भाई ना पीड़ित बने ना पीड़िता बने, क्या ना पीड़ा सहे ना पीड़ा दे। वो जो बेटियों की माँ या पिता होते हैं वो ये संस्कार क्यों नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। देखिए, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि सब घरों में थोड़ी ना हस्तक्षेप करती हैं लड़की की माँ। देखिए, भारतीय न्यायालयों में इतनी भीड़ हो रही है, वो वहाँ हो रही है जहाँ लड़की को भी खुद की घर संभालने की समझ नहीं है। तो वो संस्कार तो उस घर से मिलेगा ना उसको। तो माँ के को पड़ोसी भी भर के जा सकता है। आप में इतनी समझ नहीं है, आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जॉब कर रहे हो, बिल्कुल आपको अपना घर नहीं संभालने की समझ। बिल्कुल वही तो ये समझ तो लड़की को और लड़के को भी जी खुद में पैदा करनी होगी कि वो मैं भी किस तरह अपना प्यार से रहते हैं। जी हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों से जुड़ते हुए। विषय है ये तो खैर कि जैसा कि आपने युवाओं की बात की, युवा पीढ़ी आजकल करियर बनाने के लिए और रोजगार पाने के लिए एकांत में रहना पसंद कर रही है।
जो परिवार वैवाहिक जीवन के बाद जो एकल रह रहा है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम उस व्यवस्था की बात करते हैं जो युवा पीढ़ी है कैरियर बनाने पे जुड़ी हुई है। अभी आपने बताया कि 30 साल 35 साल 40 साल तक विवाह नहीं करते, लेकिन कैरियर बनाते हैं। लेकिन एक उम्र होती है घर बसाने की, बच्चे पढ़ाने की, फिर उनको शिक्षित करने की, वो समय सारा गुजर जाता है। जब तक वो अभिभावक जो है बड़े होते हैं या मैच्योर होते हैं तब तक उनके बच्चे छोटे रहते हैं। उन्हें किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उन बच्चों का सहयोग नहीं मिल पाता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उन बच्चों को अभिभावकों में से माता या पिता की भी वो प्यार नहीं मिल पाता, या वो नहीं होते हैं, या कुछ यथास्थिति दुर्घटना हो जाती है या जो भी होता है। तो इस वजह से भी हमारा समाज चरमरा रहा है। इस विषय पर क्या कहें? मेरी बात तो शायद जो पहला प्रश्न था उसमें मैंने काफ़ी कुछ यही बात कह दी कि जब तक परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जी, 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 हर रिश्ते की वैल्यू नहीं समझेगा, जी, 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 तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और जहां आपसी समझ से कि अब समय रहते कि हर चीज समय से अच्छी लगती है, चाहे विवाह हो, चाहे संतान पैदा करना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, तो हर इंसान को, जो हमारे समाज में व्यक्ति हैं, हर एक को अपनी जो रोल है वो टाइम से निभाना होगा। टाइम से निभाए और सकारात्मक निभाए। बिल्कुल, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा क्या रोल है मेरी गृहस्थी में। बहुत अच्छी बात बताई। मैं डिमांड ही कर रहा हूँ, चाहे वो अभिभावक हों, बच्चे हों, युवा हों, सबको अपनी जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभानी होगी, तभी ये परिवार सफल होंगे, बहुत अच्छे और सुदृढ़ नींव होगी। बिल्कुल, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था कि आप संपादक हैं, आप लेखिका हैं, आप कवित्री हैं, तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और हमारा देश और हमारे देश के विद्वान कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा हो या उर्दू भाषा या अन्य भाषा हो, साहित्य बड़े जोर से बड़े ऊपर तक आवाज़ उठा रहा है। आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। साहित्य दर्पण होने के बावजूद भी समाज को दर्पण नहीं दिखा पा रहा। क्या वजह है कि युवा साहित्य पसंद नहीं करते हैं, या वर्तमान वरिष्ठ जन जो साहित्यकार है वो युवाओं को इस साहित्य से जोड़ते नहीं? आखिर क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं मानूंगी कि जो वरिष्ठ साहित्यकार है वो छोटों को आगे, नवांकुरों को नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जोड़ रहे हैं। हाँ, बढ़ाने की बात नहीं कह रहा। अच्छा, क्या वो जोड़ नहीं रहे इसलिए वो दर्पण महसूस नहीं हो रहा? वो अगर जोड़े ना जोड़े, लेकिन हमारे पास संसाधन ऐसे है ना कि खुद ब खुद हम लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हैं। रातों रात एक पोस्ट डालो और आप जुड़ गए। जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। आपके अंदर कैलिबर कितना है कि आप कितने लोगों को आकर्षित कर पाते हैं अपने लेखन से। जी जी, तो वो चीज अलग होती है। प्रश्न ये है कि साहित्य दर्पण है समाज के लिए, वो दर्पण क्यों नहीं दिखा पा रहा साहित्य समाज को? एक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टवादी होना जी एक साहित्यकार की इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। जी जी जी। अगर आप इस डर से कुछ लिखने से संकोच कर रहे हैं जी कि कोई बुरा मान जाएगा, या मैं अपनी बात कहने में संकोच कर रहा है, हिचकिचा रहा है जी, पहले तो उसके दिल की बात उसके पाठक तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बात सही है कि साहित्य और सिनेमा दोनों ही हमारे समाज के दर्पण होते हैं। जो समाज में हो रहा होता है वो ही कलम के द्वारा पन्ने पे उतारा जाता है। बिल्कुल, या सिनेमा के द्वारा देखा बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए ना, अब हम हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकारों को पहचान क्यों मिली? सोशल मीडिया से जी। बीच में एक समय ऐसा था कि हिंदी की किताबें सिर्फ लाइब्रेरी की ही शोभा बढ़ाती थी। जी 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 जी। या तो उनको प्रकाशन नहीं मिलता था जी, प्रकाशन नहीं मिलेगा तो पाठक ही कहाँ से मिलेंगे जी जी जी, या वो अपनी डायरी रंगते रहते थे घर में बैठकर कि बड़े जो साहित्यकार थे उनको आगे आने नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है। तो ये रीजन था। अब धीरे 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 सोशल मीडिया, इंस्टा है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब के माध्यम से लोग अब रचनाएं पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अब धीरे आप देखना और 5 साल बाद लोग समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं जी। क्योंकि परिवार की टूटन किसी को भी नहीं बर्दाश्त होती है, किसी को नहीं भाती, चाहे वो लड़की वाले हो या वजह से डिप्रेशन हो रहे हैं। बिल्कुल सही। 40 साल के भी नहीं होते हैं लड़के। 3 लड़कों का मैंने सुना है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अलग अलग घरों में, और उनको हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल, अच्छे खासे आए हैं शाम को जी। तो वो टेंशन तो कोई भी नहीं चाहता ना अपने घर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम अगले प्रश्न से पहले एक जानकारी आपकी व्यक्तिगत तौर से लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ना चिंतन और मंथन की बात सुन सुनकर बोर हो गए। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक जी आपसे
मेल हूँ या फीमेल हूँ, कितनी संख्या में लोगों ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं? मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने संख्या पूछी है आपसे बस कि 2, 4, 6, 10, 100, 200। देखिए वो एक प्रवर्ब है ना इंग्लिश में कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। क्या बात है। सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है। नहीं, कह भी देते हैं बहुत सारे ईमानदार लोग, कह देते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसका मतलब ईमानदार लोग नहीं मिले आपको? नहीं, ईमानदार ही हैं जिन्होंने कहा नहीं आपको। नहीं मिले हैं। चलिए कोई बात नहीं, असंख्य हैं। असंख्य हैं। वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे दर्शक थोड़ा एंटरटेनमेंट चाह रहे थे, इसलिए मैंने प्रश्न किया। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अपने जीवन में मॉडलिंग भी की है, मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने मॉडलिंग की, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आई एम ए स्मॉल टाउन गर्ल, बहुत छोटे शहर से हूँ मैं जी। और दिल्ली शादी हुई मेरी, फिर घर गृहस्थी, बच्चे, यही सब जैसे आम महिला का जीवन होता है। उसके बाद हम शॉपिंग जाते थे तो ओढ़नी में गए हम, जैसे तनिष्क में गए, मालाबार में गए जी। तो उन लोगों का एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि मॉडल्स तो कुछ भी पहनेंगी, अच्छा लगेगा। जी। बात तब है जब उनकी ज्वेलरी और उनकी साड़ी पहनकर कोई एक आम सी साधारण सी दिखने वाली गृहिणी भी अच्छी लगे। क्या बात है, क्या तो उसका जो प्रचार है वो ज्यादा सशक्त होगा। जी। तो हम मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं जैसे तनिष्क में ज्वेलरी खरीदने गई या मालाबार में गई या ओढ़नी में गई, जी। तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें ही मॉडल बनाया। क्या बात है। अपने वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण पहनाए। और उस समय हम रेड कारपेट पे जब चलते हैं तो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। क्या बात है, बहुत। और ये कहीं ना कहीं प्रेरणादायक भी है जी, कि कोई भी महिला अपने आप को ये ना सोचे कि अगर हमने शादी नहीं की होती, देखिए बात फिर से वहीं आ रही है। बहुत अच्छी बात, बहुत तो हमारा फिगर नहीं खराब हुआ होता, जी। तो हम भी मॉडलिंग कर सकते थे। तो शायद ये ब्रांड्स जो हैं हमारी उसी दबी इच्छा को पूरी करने के लिए वाह हमें आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे। जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं, रील बनाती हैं जी। अब तक आपकी वीडियो से कितने साथियों को लाभ मिला? मैं बहुत कम घर से निकलती हूँ जी। साहित्य जो सेवी हैं वही बुला लेते हैं, जैसे आज आपने आमंत्रित क्या किया। क्या बात है। या कहीं लोकार्पण होता है, काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, तो महीने में 1 से 2 बार मेरा घर से बाहर आना होता है। जी। और उसके बाद हम आस पड़ोस में जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, मुझे पता है तब सबसे अच्छा लगता है कि जब कोई महिला या पुरुष मित्र भी या कोई भी आकर ये कहता है कि हम किसी उलझन में आज उठे थे जी, और अचानक आपकी रील देखी और हमें जैसे समाधान मिल गया अपनी समस्या का। क्या बात है। तो मैं ये सोचकर मुझे मन हर्षित होता है कि मेरे ना मिलियन फॉलोवर हैं जी, ना मेरे पास इतनी कोई बोलने की कला है, निपुणता है जी, फिर भी अगर मेरी बात से किसी को जिंदगी में जीने की कोई कला आ रही है या उसका दुख दूर हो रहा है या उसको कोई एक समाधान मिल रहा है अपनी समस्या से जूझने का, तो इससे बड़ा तो कोई कार्य ही नहीं है। बहुत अच्छे। और जब मैं सोचती ना अब मैं रील नहीं बनाऊंगी, बहुत हो गया, तब कोई ना कोई मैसेज में इनबॉक्स में मुझे कोई ऐसा टॉपिक दे देता है कि मैम इस पर रील बना दीजिए। वाह, बहुत अच्छे। आप जो है अपने दर्शकों के, अपने प्रिय साथियों के आप प्रेरणा स्रोत भी हैं और आपकी मोटिवेशनल रील से और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहें कि एक दिन भी अगर वो सकारात्मक जी लेते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। नहीं, ये मुझे तब से सुनने को मिल गया जब मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई थी जी। उसके नाम भी कुछ इस तरह थे उलझनों के हल, आगमन खुशियों का। क्या बात है। तो उसमें भी मैंने ध्यान, जो कि बहुत मुश्किल कार्य जी है, योगियों का करने का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल जनसाधारण तक मैंने उसको पहुंचाने की, इस प्रक्रिया को पहुंचाने की कोशिश की, इस किताब के माध्यम से। बहुत जरूरी है, हमारा लेखन सार्थक हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। तो उसके बाद से मुझे जिसने भी वो किताब पढ़ी थी, मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, ये कह लो सराहना मिलती थी जी कि ये पढ़कर आज हमने अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, हम इस परेशानी में थे, हम निकल गए। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे। डॉक्टर स्वीट एंजल दी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि आपने आपके विवाह के बाद में आपने पीएचडी की, आपने बच्चों को पालन पोषण किया, अपना ग्रह देखा, आपने लेखन किया, ऐसे तमाम कार्य किए, ये सब कैसे आपने एकजुट होकर कैसे कर लिया इस काम को? आपने कैसे समन्वय बिठा लिया आपने?
मेरे मन में ये पंक्तियां गूंजती हैं कि जी जी। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, आहा, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। क्या बात है, बहुत बहुत और सार्थक। एक लाइन और की, ना किसी गीता से ना पूजा से अता होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, और रहमतें बरसती हैं उन्हीं के आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती वाह हैं। वाह वाह। तो मुझे यही लगा था कि मेरे जो बुजुर्ग सास ससुर हैं या मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने पैदा किए हैं, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है इनका ध्यान रखना। बहुत अच्छे, बहुत और मन से और प्यार से, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बोझ समझा। जी जी जी। उसके बाद जब मेरी बिटिया किशोरावस्था में आई, 9th-10th में थी, तो वो पढ़ते रहते थे बच्चे, तो मुझे ही लगा, मेरे संपर्क में एक डॉक्टर मंजुलता सिंह है मेरी एक्सटर्नल गाइड, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम पीएचडी क्यों नहीं करती, और साहित्य में पीएचडी करना इसलिए तुम्हारे लिए सरल होगा कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जी जी जी। तुम बच्चे भी देख सकती हो। बहुत अच्छे। तो मैंने यही मन में, जो मैंने आपको शुरू में कहा था जी, कि मैंने इसको सबसे आखिर में रखा, अपनी पसंद को जी। तो उससे क्या हुआ, जब भी मुझे समय मिलता था मैं इसको कार्य को समय समय पर आपने सदुपयोग किया। हाँ, ये कह सकते हैं आप। वाह वाह जी, बहुत अच्छा। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका करते हैं जी। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।